हाँ जी। देखो भाई, आज जो हम पढ़ेंगे विलियन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। विलियन के लेक्चर नंबर 3 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 में तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन देखा था, और लेक्चर नंबर 2 में हमने कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन की टर्म जो थी मोलरता, नॉर्मलता, मोलभिन्न, ये आदि पढ़ी थी। आज लेक्चर नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे विलीयता। विलीयता, देखो भाई, विलीयता क्या होती है, ध्यान से समझना। विलीयता का मतलब यह है कि आपके पास कोई निश्चित विलायक है, मान लिया ये आपका कोई विलायक है, इतना भी है, फिक्स लिया हुआ है आपने, निश्चित लिया हुआ है। अब इसमें क्या डालो आप, विलय डालो, विलय डालो, विलय डालो, विलय डालो इसमें। अब इस निश्चित विलायक में अधिकतम जो विलय होगा उसके बाद ही घुल नहीं पाएगा भाई, ये भी बात को समझना ध्यान से ही, कि आप इसमें विलय डालते गए एक निश्चित सीमा तक तो क्या करेगा, ये जो विलायक है इस विलय को घोलते जाएगा, और एक निश्चित सीमा के बाद विलायक जो है विलय को घोलना बंद कर देगा। तो विलय पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा होगी इस निश्चित विलायक में, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, विलीयता बोल दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलय पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा होती है वही क्या होती है, आपकी विलीयता होती है। तो लिखो, देखो, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक में उपस्थित, किसी निश्चित विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलीयता कहलाती है, ठीक है भाई। निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, उस विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को ही आप क्या बोलोगे, विलीयता बोलोगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब देखो विलीयता के प्रकार, विलीयता के प्रकार। विलीयता जनरली आपके कोर्स में 2 प्रकार की है, एक तो ठोसों की द्रव्य विलीयता और एक है गैसों की द्रव्य विलीयता। तो पहले ही आप पढ़ते हैं भाई ठोसों की द्रव्य विलीयता, ठोसों की द्रव्यों में विलीयता। देखो इसका मतलब क्या, पहले तो इस लाइन का मतलब समझो, ठोसों की द्रव्यों में विलीयता। अब देखो ठोसों की द्रव्यों में विलीयता का मतलब क्या है, इस लाइन में आपको क्या समझ में आ रहा है, इस लाइन का मतलब यह है कि ठोस पदार्थ जो है वो तो आपका क्या है, विलय है, ठोस पदार्थ आपका विलय है, और जो द्रव पदार्थ है वो आपका क्या है, विलायक है। ये बात समझिए भाई, ठीक है। आगे देखो, आगे इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखो एक बार तो समझो पहले, परिभाषा तो आप याद भी कर लोगे। देखो ठोसों की द्रव्य विलीयता को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, माना आपके पास 100 ग्राम क्या है, एक विलायक है, आपके पास 100 ग्राम विलायक था। अब इस 100 ग्राम विलायक में विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी ठोसों की द्रव्य विलीयता कहलाएगी। देखो विलय पदार्थ की, इसमें क्या डालेंगे, विलय पदार्थ की ग्राम में अधिकतम मात्रा, वही आपकी क्या हो जाएगी, ठोसों में द्रव की विलीयता को परिभाषित कर देगी भाई, ठीक है। अब देखो इसकी एक और हम परिभाषा लिख सकते हैं, वो क्या है, माना आपके पास 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर आपके पास क्या है, विलयन है। अब इस 1 लीटर विलयन में विलय पदार्थ के मोलों की जो अधिकतम संख्या होगी वो भी इस चीज को डिफाइन करेगी भाई, विलय के मोलों की अधिकतम संख्या, विलय के मोलों
की अधिकतम संख्या वो क्या कहलाएगी, ठोसों की द्रव्यमय विलेयता को परिभाषित करेगी। ये समझ में आया भाई कि ठोसों में द्रव की विलेयता का क्या मतलब है। इसमें 100 ग्राम आप विलायक लेके चलोगे। अब इस 100 ग्राम विलायक में विलय पदार्थ की ग्राम में जो अधिकतम मात्रा होगी उसी को क्या बोल दिया जाएगा, ठोसों की द्रव्यमय विलेयता बोल दिया जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे जो आपका टॉपिक है उसको थोड़ा ध्यान से समझना भाई। देखो आगे वो है टॉपिक आपका ठोसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई, अगले टॉपिक आपका क्या है, ठोसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखना जी, इसमें जो पहला कारक है वो है विलय विलायक की प्रकृति। विलय विलायक की प्रकृति समझना दी ध्यान से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो भाई। देखो आपको कुछ विलायक दिए हुए हैं, कुछ विलय दिए हुए हैं। अब प्रत्येक विलायक में नहीं घुलता है। एक बात को समझने की कोशिश करना भाई, प्रत्येक विलायक में नहीं घुलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो माना आपने कोई लिया विलय, ये लिया NaCl या फिर आपने लिया KCl। ठीक है भाई, इसको आपने जल में घोलने की कोशिश करी H2O में। ये क्या है, आपका विलायक है, विलायक, और ये आपके क्या है, विलय हैं। तो ये आराम से घुल जाएगा भाई। क्या होगा, घुल जाएगा। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। जैसे आपने कोई विलय लिया NaCl या KCl, NaCl या KCl को आपने जल में घोलने की कोशिश करी, जल के आपका विलायक, तो NaCl या KCl जल में घुल जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट किया भाई आपने विलायक सेम रखा, विलायक तो आपने क्या रखा, जल ही रखा, परंतु इस विलायक में आपने क्या डाला, नेफ्थलीन को डाला। इस विलायक में आपने किसको डाला, नेफ्थलीन को डाला। ये आपके नेफ्थलीन है। तो हुआ क्या, ये नेफ्थलीन जो है जल में नहीं घुलेगा। अब देखो आगे आपने क्या किया, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अब आपने क्या किया, इस विलायक जो जल था इसकी जगह आपने बेंजीन विलायक ले लिया, विलय पदार्थों को सेम रखा, और आपने किसको चेंज कर दिया, विलायक को चेंज कर दिया। देखो आपने यहाँ पे लिया NaCl या KCl और यहाँ पे ली बेंजीन। ये बेंजीन है भाई आपकी। जब आपने बेंजीन विलायक काम में लिया और विलय पदार्थ काम में लिया NaCl या KCl, तो देखा गया कि NaCl या KCl जो इस बेंजीन में नहीं घुलेंगे। आगे देखो, अब आपने क्या किया, इस नेफ्थलीन को बेंजीन में घोलने की कोशिश करी। देखना भाई ध्यान से, ये आपकी नेफ्थलीन है, इसको आपने इस बेंजीन विलायक में घोलने की कोशिश करी, तो ये नेफ्थलीन जो है बेंजीन में घुल जाएगा भाई। अब ये क्या हुआ भाई, इस बात को यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से विलय विलायक की प्रकृति को हम कैसे समझेंगे। देखो अगर इन चीज़ों को, इस एक्सपेरिमेंट को हम ध्यान से देखें तो देखने पर हमको ये समझ में आएगा कि NaCl और KCl आपके क्या हैं, ध्रुवीय प्रकृति के हैं या फिर आयनिक हैं, लिख सकते हैं। ये भी ध्रुवीय है। इधर देखो आपकी जो नेफ्थलीन है अध्रुवीय है, जल आपका ध्रुवीय है, ये आपकी कैसी है, अध्रुवीय है, और ये आपका है ध्रुवीय है। आगे आओ भाई, फिर से NaCl और KCl तो आपके क्या हैं, ध्रुवीय या आयनिक प्रकृति के हैं। बेंजीन आपकी कैसी है, अध्रुवीय, और ये आपका अध्रुवीय, ये भी आपका अध्रुवीय। तो इस चीज को देखने पर हमको ये समझ में आता है कि ध्रुवीय विलायक
ध्रुवीय विलय को घोलेगा और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलय को घोलेगा। अब यहाँ पे तो क्या है, देखो ये विलय विलायक की प्रकृति क्या है, अलग अलग है, और यहाँ पे भी क्या है, विलय विलायक की प्रकृति अलग अलग है। अगर विलय और विलायक की प्रकृति अलग अलग है तो वो नहीं घुलेंगे, अगर विलय और विलायक की प्रकृति सेम है तो वो आपस में घुल जाएंगे। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, अर्थात यहाँ पे क्या होना चाहिए, विलय और विलायक की जो प्रकृति है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब देखो अगर ताप की बात की जाए, ठोसों की द्रव्यमय विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा जो कारक है आपका वो है ताप। देखो भाई, ताप जो है ठोसों की द्रव्यमय विलयता को किस प्रकार से परिभाषित करेगा। सामान्यतः क्या होता है, ध्यान देना भाई, सामान्यतः क्या होता है, ताप बढ़ाने पर, अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो ठोसों की जो द्रव्यमय विलयता है वो विलयता भी क्या होगी, बढ़ेगी भाई, विलयता क्या होगी, बढ़ेगी। जनरल बात में कर रहा हूँ, सामान्यतः क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थों की द्रव्यमय विलयता जो है बढ़ती है, परंतु क्या है, देखो अगर आपकी जो अभिक्रिया है, अगर आपकी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है, देखना भाई, अगर आपकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है तो तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थों की जो द्रव्यमय विलयता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। बात को समझने की कोशिश करना भाई, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, हर चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं जाएगी। देखो ऊष्माक्षेपी अगर कोई अभिक्रिया, अगर कोई प्रोसेस ऊष्माक्षेपी प्रकृति का है तो वहाँ पे क्या होगा, तापमान को अगर आप बढ़ाएंगे तो ठोस पदार्थों की जो द्रव्यमय विलयता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर CaO और CaCO3 की जो विलयता है वो तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, कम होती है। आगे देखो, अगर कोई प्रोसेस ऊष्माशोषी प्रक्रम है, ऊष्माशोषी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ताप बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर जो विलयता है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी भाई। अगर प्रोसेस आपका ऊष्माक्षेपी है तो तापमान बढ़ाने पर विलयता घटेगी, लिख लेना आप। और अगर प्रोसेस आपका क्या है, ऊष्माशोषी प्रोसेस है तो तापमान बढ़ाने पर विलयता भी बढ़ेगी। ठीक है जी, आगे देखो, देखना भाई, अब देखते हैं ठोसों की द्रव्यमय विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा कारक है आपका दाब। अब देखो, दाब का ठोसों की द्रव्यमय विलयता पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि आपके ठोस कैसे होते हैं, असंपीडनीय होते हैं, तो यहाँ पे इसका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा नहीं, तो आप लिख सकते हैं भाई कि ठोसों की जो द्रव्यमय विलयता है दाब से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है जी, ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अब जो सेकंड प्रकार की विलयता है वो है आपकी गैसों की द्रव्यमय विलयता। दूसरा क्या है भाई, आपकी गैसों की द्रव्यमय विलयता। इस चीज़ को समझना भाई कि कोई गैस किसी द्रव में कितनी घुलेगी, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, गैसों की द्रव्यमय विलयता। अब खास बात यह है कि गैसों की जो द्रव्यमय विलयता है अवशोषण गुणांक द्वारा निर्धारित की जाएगी भाई। किस द्वारा निर्धारित की जाएगी, अवशोषण गुणांक द्वारा। अब बात को समझना भाई, अवशोषण गुणांक क्या होता है। देखो, अवशोषण गुणांक का मतलब यह है, मान लो ये आपके पास कोई क्या है, एक द्रव विलायक है, ये क्या है आपके पास, एक द्रव विलायक है, समझिए भाई बात को। अब इस द्रव विलायक में देखो, ये आपके पास द्रव विलायक था, इस द्रव विलायक के एकांक आयतन में घुली हुई गैस का जो आयतन है उसी को क्या बोल दिया जाता है, अवशोषण गुणांक बोल दिया जाता है भाई। समझना बात को, अवशोषण गुणांक। तो देखो परिभाषा अवशोषण गुणांक की हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी
विलायक के एकांक आयतन में घुली हुई गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है भाई, मान लो ये कोई आपका विलायक था, इस विलायक का आपने एकांक आयतन लिया। अब इस एकांक आयतन में गैस का कितना आयतन है उसी को क्या बोल दिया जाएगा, अवशोषण गुणांक बोल दिया जाएगा। तो परिभाषा क्या बनी, किसी विलायक के एकांक आयतन में घुली हुई गैस का आयतन क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक। अब देखो जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज़्यादा होगा उसकी क्या होगी, विलेयता भी ज़्यादा होगी। तो देखो आपके पास 4-5 एग्जाम्पल हैं, उनका थोड़ा क्रम याद रखना भाई। किस गैस का अवशोषण गुणांक ज़्यादा होता है, उनका क्रम कुछ इस प्रकार से है। देखो NH3, उसके बाद HCl, उसके बाद आएगा आपका SO2, उसके बाद आएगा आपका H2S, उसके बाद आएगा आपका O2 और उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे आएगा आपका CO2, यहाँ पे आएगा आपका O2, फिर आएगा N2। ये कुछ गैस हैं जिनको क्या किया गया है, अवशोषण गुणांक के क्रम के आधार पर रखा गया है। ठीक है भाई, आगे देखो। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो भाई अगला जो आपका टॉपिक है वो है गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो भाई गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में जो आपका पहला कारक है वो है गैस की प्रकृति। गैस मतलब क्या है, आपका अविलय है, गैस या विलय की प्रकृति, समझना भाई। देखो कोई गैस किसी विलायक में कब ज़्यादा घुलनशील होगी, किसी द्रव में कब ज़्यादा घुलनशील होगी। देखो यदि आपका जो गैस है वो किसी विलायक के साथ अन्योन्य क्रिया कर लेती है तो उस गैस की जो विलेयता है उस विलायक में क्या होगी, अधिकतम होगी। जैसे भाई मान लो आपकी HCl गैस है, इसको आप किस में घोलने की कोशिश करो, NH3 में घोलने की कोशिश करो, अमोनिया में घोलने की कोशिश करो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। या फिर आप क्या करो, देखो H2O में आप किसको घोलने की कोशिश करो, NH3 को घोलने की कोशिश करो, यहाँ से भी क्या बन जाएगा आपका NH4OH बन जाएगा। तो होगा क्या, यदि कोई गैस या यदि कोई विलायक के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो उसकी जो विलेयता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है भाई। अब इसमें दूसरा है आपका ताप। ध्यान देना भाई, ताप जो है गैसों की द्रव में विलेयता को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ध्यान देना। सामान्यतः क्या होता है, ताप बढ़ाने पर गैसों की जो द्रव में विलेयता है वो कम होती है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, गैस के जो अणु हैं अब ऊर्जा लेकर के क्या होंगे, पात्र से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर पात्र से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो विलेयता आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो भाई मान लो ये आपका कोई पात्र है, मान लो बंदी पात्र है, इसमें कोई विलय है और गैस भी है। आप ताप को बढ़ाएंगे तो गैस अणु क्या करेंगे, ऊर्जा पा करके इस पात्र से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर पात्र से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो विलेयता आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परंतु ध्यान देना, हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैस हैं जिनकी जो विलेयता है तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। हम तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन व हीलियम की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना। आगे देखो तीसरा जो आपका टॉपिक है इसमें
वो क्या आएगा, वो है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति इसमें सिंपल है कि ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में घुलती है। इसमें सिंपल आपको क्या लिखना है, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलती है। देखो अगर आप ध्यान देना भाई, आपके पास क्या है, HCl विलायक है, इस HCl विलायक, इस HCl विलायक को आप क्या करो, एक बार तो जल में घोलो, एक बार बेंजीन में घोलो, बेंजीन, तो क्या होगा, HCl जो है बेंजीन की तुलना में जल में अधिक मात्रा में घुलेगी। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, HCl भी ध्रुवीय है और जल भी क्या है, ध्रुवीय है। तो क्या होगा, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाती है। ठीक है भाई, देखो इसको एक बार और समझ लो। गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक कौन सा था आपका, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति में क्या है, वे गैस जो विलायक के साथ अन्योन्य क्रिया कर लेती हैं उनकी विलेयता अधिक होती है। एग्जाम्पल ये लिख देना। ताप क्या है, सामान्यतः क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर गैसों की जो विलेयता है कम होती है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, गैसीय जो अणु है ऊर्जा पाकर के पात्र से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जिससे विलेयता कम हो जाएगी। परंतु क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम की जो विलेयता है तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। और जो आपका तीसरा टॉपिक है वो है विलायक की प्रकृति। इसमें क्या लिखना है आपको कि ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में क्या होती है, विलयशील होती है। ठीक है भाई, आगे देखो, देखना भाई, समझना। आगे है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव समझना भाई। दाब के प्रभाव में क्या है, यहाँ पे गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है और गैसों की जो द्रव्य विलेयता है उस पर दाब के प्रभाव को एक वैज्ञानिक था, हेनरी नामक वैज्ञानिक, उसने समझाया। तो लिख सकते हैं गैसों की द्रव्य विलेयता को, गैसों की द्रव्य विलेयता को हेनरी ने समझाया था, जिसे क्या बोलते हैं, हेनरी नियम बोलते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है इसमें, हेनरी का नियम पढ़ना है भाई, हेनरी का नियम, ये समझो भाई, बात को समझने की कोशिश करना भाई। हेनरी का नियम क्या है, देखो टॉपिक क्या है आपका, दाब का प्रभाव किस पर, गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव जो है गैसों की द्रव्य विलेयता पर पड़ता है, उस चीज को किसने समझाया था, हेनरी ने समझाया था। अब देखो इसका क्या मतलब है, मान लो आपका कोई विलायक है, देखो भाई समझना इस बात को, आपका ये विलायक है, इसमें आपने क्या डाली, गैस डाली। अब इस गैस की जो विलेयता है इस विलायक में क्या होगा, दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी। आप तो सिंपल याद रहा कि गैस की जो विलेयता है दाब से प्रभावित होती है और दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या है, बढ़ेगी। अब देखो हेनरी के नियम को सिंपली हम क्या बोलेंगे कि किसी गैस की द्रव्य विलेयता साम्यावस्था पर इस विलयन पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो लिखो भाई, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव्य विलेयता साम्यावस्था पर द्रव पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब क्या है, गैस की जो विलेयता है लगाई गई दाब के समानुपाती होगी। आप जितना गैस पर द्रव पर दाब डालोगे उतनी क्या होगी, गैस की विलेयता बढ़ती जाएगी। देखो हम लिखते हैं यहाँ से m समानुपाती p। m का मतलब क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा,
घुली हुई गैस की मात्रा और पी क्या है आपका साम्यावस्था पर लगाया गया दाब, साम्यावस्था पर लगाया गया दाब। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, m समानुपाती p आपकी इक्वेशन आई थी, तो यहाँ से हो जाएगा m बराबर के पी, और k आपका क्या है भाई, कोई स्थिरांक है। तो समझ में आ गई। हेनरी का नियम आपका क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव्य विलेयता साम्यावस्था पर उस द्रव पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। m समानुपाती p, m क्या है उस द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, p है साम्यावस्था पर लगाया गया दाब, और k आपका क्या है कांस्टेंट है। ठीक है जी। अब है हेनरी नियम की सीमाएं। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है भाई आपका हेनरी नियम की सीमाएं। देखो हेनरी नियम की सीमा क्या क्या लिमिटेशन है इसकी, दो लिमिटेशन है। एक तो दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, और दूसरा है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, दो इसकी सीमाएं थी, तो इनको आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जी, आगे हम पढ़ेंगे, ये आपकी विलेयता खत्म हो गई भाई। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाष्प दाब। देखना भाई वाष्प दाब क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना।